गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सारांश दुबे है और मैं अपना एमए किया हूँ हिस्ट्री से, है ना। पिछले साल दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था, और इस बार फिर से मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ ताकि मेरा जीआरएफ क्लियर हो सके। मैंने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस किया था, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाने का चालू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 से हम आज देखते हैं, जितना जाता है उसी को हम मेंटेन करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द जर्नल भारत श्रमजीवी इन 1874। भारत श्रमजीवी बेसिकली एक लेबर और लेबर फोर्स पे आधारित एक जर्नल था, जिसे 1874 में शशिपदा बनर्जी ने पब्लिश करना शुरू किया था। तो इसका आंसर है 2, शशिपदा बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट तारकेश्वर सत्याग्रह। देखिए, तारकेश्वर सत्याग्रह, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये एक सत्याग्रह हुआ था हुली एरिया में, ठीक है। और ये इसका सीन क्या था तारकेश्वर सत्याग्रह का, कि इसमें एक महंत था, ठीक है। तारकेश्वर टेम्पल में एक महंत था। वो काफ़ी गिरा हुआ इंसान था, मतलब धर्म की आड़ में सारे गलत काम वो करता था, ठीक है। तो इसी के खिलाफ इस सत्याग्रह को लाया गया था, ठीक है। तो ये टोटली एक तरीके से रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। तो उसी के खिलाफ ये तारकेश्वर सत्याग्रह आया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें, इसके रिगार्डिंग हमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला, इट वॉज लेड बाय विनोबा भावे। बंगाल प्रेसिडेंसी में था, तो विनोबा भावे कहाँ से आ जाएंगे, तो ये गलत है। स्वामी विश्वानंद, स्वामी सच्चिदानंद फॉर्म द महावीर दल फॉर द सत्याग्रह, सही है। इनफैक्ट इन्हीं दोनों के नेतृत्व में ये सत्याग्रह चालू हुआ था। अभी बताया मैंने ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, तो ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश का इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। CR दास एसोसिएटेड विद सत्याग्रह, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा ये सही है, ये सही है और ये सही है, यानी BCE, यानी कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर ये कहता है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरण और प्रकरणाज में डिवाइडेड है। अधिकरण मतलब होता है बुक, ठीक है, और प्रकरणाज का मतलब होता है चैप्टर। तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जो अर्थशास्त्र की जो किताब है वो कितनी बुक और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो 15 बुक्स हैं और 180 चैप्टर्स हैं, ठीक। तो ये हमारे अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि अर्थशास्त्र की जो बुक है, अर्थशास्त्र है, वो कोई एक किताब नहीं है, बल्कि उस किताब के अंडर में भी कई सारी किताबें, कुल मिला के 15 किताबें हैं, और उन 15 किताबों में कुल मिला के 180 चैप्टर्स हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग। It's only during the Neolithic times that the settlement of patterns of human being came into existence, बिल्कुल
ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक ह्यूमन बींग्स परहैप्स डिड नॉट थिंक ऑफ सेटलिंग एट वन प्लेस। ठीक है, सही है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। क्या था कि न्यूलिथिक टाइम्स में चूँकि लोग अब रिवर के किनारे सेटल हो रहे थे। ठीक है, आप देखेंगे तो रिवर वैली के किनारे लोग सेटल हो रहे थे। तो यहाँ पे कहीं हट दिख जा रहा था, कहीं यहीं पे, कहीं यहीं पे, है ना। तो रिवर वैली में लोग सेटल हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक फिक्स्ड सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में सब लोग पहाड़, कोई लोग पहाड़ों पे रहता था, कोई जंगलों में रहता था, कोई वहाँ पे फिक्स्ड ऐसा था नहीं। तो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ये सही है। और ये इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनका बस यही था कि किसी तरह से पत्थर के जो औजार थे बना के अपना ज़िंदगी काटना था। तो इसलिए इसका एजर्शन और रीज़न दोनों सही है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, बंगाल का जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल था वो, उसका नाम था जेम्स रेनल, राइट। जेम्स रेनल इसका नाम था। और ये काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए था क्योंकि इसने बंगाल की जो लैंड असेसमेंट थी, लैंड और रेवेन्यू असेसमेंट, उसमें ये काफ़ी मतलब इसका जो वर्क था काफ़ी कंट्रोवर्सी इसकी वजह से हो गई थी, क्योंकि इसने जितना भी असेसमेंट किया था उसकी वजह से वहाँ पे कई सारे फेमाइंस, हमें सीरीज़ ऑफ फेमाइंस देखने को मिले थे। तो इसलिए ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वेयर जनरल ऑफ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो आपका जेम्स रेनल, यानी ऑप्शन 3 था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु अकबर अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ वकील इमीडिएटली आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बैरम खान। देखिए, जो पोस्ट ऑफ वकील होती थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बैरम खान के टाइम पे हुई थी। यानी कि अगर मैं बताऊं तो 1556 के लेकर 60 तक, इन 4 सालों में चूँकि अकबर अभी छोटा था तो इस दौरान बैरम खान सब कुछ बन गया था, तो वो वकील के पोस्ट पे था। तो बैरम खान के टाइम पे ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। तो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं तो वो एक ही बार में नहीं हो जाते हैं, क्योंकि एक ही बार में अगर करेंगे तो जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो नीचे मुलाजिम रहते हैं उनको समझने में, उनको चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वकील की पोस्ट कुछ वक्त के लिए रहे, इसलिए बैरम खान के फॉल के बाद मुनीम खान को बनाया जाता है। मुनीम खान, जैसे बैरम खान अकबर का टीचर था वैसे ही मुनीम खान भी अकबर का टीचर था। ठीक, तो इसे बनाया जाता है। ये कुछ समय के लिए रहता है, 1-2 साल के लिए, और फिर उसके बाद वकील की पोस्ट ही ऑल टुगेदर ख़त्म कर दी जाती है। तो इसका आंसर है मुनीम खान, यानी ऑप्शन 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मौर्य इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट। कोई भी एंशिएंट एम्पायर या मिडवल एम्पायर अगर होगा तो एग्रीकल्चर पे प्राइमरली बेस्ड होगा, तो उसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड तो होगी ही। इसके अलावा मौर्यन इकोनॉमी की एक और कैरेक्टरिस्टिक थी स्मिथिंग इंडस्ट्री। स्मिथिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो लोहार होते हैं, है ना, तो लोहे के औजार बनाने वाले, तो उन वहाँ से भी मौर्यन एम्पायर्स काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। और
न सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का काम होता था बल्कि आयरन स्मिथ और गोल्ड स्मिथ का भी काफ़ी अच्छा काम होता था वहाँ पे। तो ये भी है। फिर इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी ये था। पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर वैसे बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास की बात है, फर्स्ट सेंचुरी BC के आसपास। लेकिन फिर भी पेपर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब है कि मॉडर्न टाइम पे जो था वो काम पढ़ने लिखने का काम होता था, है ना। तो इसका ये भी आंसर सही है। और फिर उसके बाद एक्सकेवेशन ऑफ टैंक्स, ऐसा कोई हमें एविडेंस तो नहीं मिलता कि मौर्यन एम्पायर में हमें कोई टैंक्स को कोई खुदाई किए गए हैं या फिर इरिगेशन के लिए कुछ काम किया गया, तो इसका ये हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका होगा A, B, C और D, यानी कि ऑप्शन नंबर B, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर आते हैं। ये कहता है एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ, ये तो थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा तो एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है और ये इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट से, ह्यूमन इवोल्यूशन से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड मेकिंग वन मैनकाइंड वाज द सेंट्रल मैसेज ऑफ, तो ये वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ये नारायण गुरु का एक सेंट्रल आइडिया था, ठीक है। उनके जो भी हमें स्पीचेस देखने को स्पीचेस मतलब वो कहते थे, उनके जो भी आइडियाज़ थे, उनके जो भी रिलीजन के व्यू पॉइंट थे, उसमें हमें नारायण गुरु का आइडिया हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि उनका मानना था कि जब एक रिलीजन एक कास्ट एक गॉड होगा तो फिर वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच राजपूत रूलर हेल्ड द हाईएस्ट मनसब अंडर द अकबर, ठीक है। अकबर के अंडर में सबसे ज़्यादा मनसब किसने हेल्ड किया था? तो अकबर के अंडर में आमेर के कुंवर मान सिंह, ठीक है, मान सिंह ने हेल्ड किया था, कुंवर मान सिंह ने हेल्ड किया था। इन्हें 7,000 का मनसब मिला था। बाद में ये आमेर के महाराजा भी बनते हैं, राजा मान सिंह। ये अकबर की जो वाइफ थी जिनका नाम था हरखा बाई, ये उनके भतीजे थे, यानी कि भगवान दास के बेटे, ठीक है। और ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुई थी, जिसमें जो मैंने अभी पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना, 1576 में ये हुआ था। तो इसमें ही अकबर की सेना का इन्होंने लीड किया था, ठीक है। तो ये थे कुंवर मान सिंह, इन्हें 7,000 का मनसब मिला था, हाईएस्ट था। इसके अलावा मुग़ल एम्पायर में अकबर के टाइम पे सिर्फ एक दूसरा बंदा था जिसको 7,000 का मनसब मिला था, और उसका नाम था अजीज़ कोका। ये अकबर का एक तरीके से फॉस्टर ब्रदर था, ठीक है। इसको भी अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो खुश रहिए और मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।